नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी CHSL का सेट 2, ठीक है, जिसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चन। सेट 1 ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन करे थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा क्या गया है, कहा गया विद रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल बाई हाउ मच परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। ठीक है, कहा गया कि एक संख्या जो एक से बड़ी है उसका और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है यानी a-1/a, ठीक है, a-1/a, ये कहा गया कि ये 25% है, यानी 1/4 है किसका, सम ऑफ इटसेल्फ यानी कि ये संख्या और इसके रेसिप्रोकल के सम के, यानी a-1/a इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ a+1/a। और कहा गया बाई हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, यानी कि a के पावर 4 जो है वो a स्क्वायर से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यही आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए a वाले टर्म को अगर एक साइड में लाएं तो हम कहेंगे a-a/4 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/4a, ये तो हो जाएगा। यानी आपका हो गया 3a/4 इज इक्वल टू 5/4a, 4 कट गया, यानी आपका यहाँ से a² इज इक्वल टू आ गया 15, a² इज इक्वल टू 5/3, a² इज इक्वल टू 5/3। अब अगर a² इज इक्वल टू 5/3 आ गया तो आप कह सकते हैं कि a⁴ कितना हो जाएगा, यानी a⁴ यहाँ से हो जाएगा 25/9, 25/9। अब आपसे पूछा क्या गया, कहा गया 5/3 से 25/9 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 5/3 से 25/9 कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन अब बन जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया 5/3 से 25/9 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, बस सॉल्व कर लीजिए। यानी आपका ये कितना हो गया, देखिएगा 25/9 माइनस 5/3 बटे 5/3 गुणे 100, यही तो हो जाएगा। 5/3 से काट दीजिए 1, ये 5/3 हो गया, यानी हो गया 5/3, यहाँ पे कितना आ गया 5/3 माइनस 1 यानी 2/3 गुणे 100, यानी कितना आ गया 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, यानी 66.7%। समझ आ गया, 66.7% आपका आंसर हो गया। समझ आया ना। अगले प्रश्न पे देखिएगा, पहला ही प्रश्न बहुत सुंदर सा है। कहा गया एक संख्या और इसके जो व्युत्क्रम है उसका जो अंतर है, मतलब संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है वो संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग के 25% के बराबर। हम मान लेते हैं संख्या अगर a है तो आपको दिया क्या गया a-1/a इज इक्वल टू 25% बोले तो 1/4 ऑफ इसका सम a+1/a का, यानी आप कह सकते हैं 3a/4, a वाले को एक साइड में ले तो a-a/4 बचेगा, यानी 3a/4 इज इक्वल टू आपका बचेगा 1/4a प्लस 1/a, यानी कि 5/4a, 5/4a ऐसे बचेगा। यानी आप देख पा रहे होंगे 4 कट गया, यानी a² इज इक्वल टू आपका आ गया 5/3, a² बराबर आ गया 5/3, a² बराबर, ठीक है, a² बराबर। अब आपसे कहा गया कि बाई हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया फोर्थ पावर संख्या का फोर्थ पावर क्या हो जाएगा a⁴, ये पूछा गया संख्या के स्क्वायर यानी a² से कितना ज़्यादा है। अब आप देखिएगा, अगर आपको निकालना है कि a⁴ a² से कितना प्रतिशत ज़्यादा है तो आप कहेंगे a⁴ माइनस a² बटे a² और गुणे 100 कर देंगे, यही तो हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं a² से अगर यहाँ कॉमन ले ले तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे पावर 2 बचेगी, यानी आपको बचेगा a² माइनस 1 गुणे 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब a² की वैल्यू कितनी है, a² की वैल्यू है 5/3, तो 5/3 माइनस 1 यानी 2/3 ऑफ 100%, यानी 66.7%। आपका आंसर कितना हो गया 66.7%। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इनसाइड द सर्किल। अब ध्यान से देखिएगा, एक फिगर में ड्रा कर रहा हूँ। AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं, एक AB है एक CD है, और दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं, ये आपका A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं, जो इंटरसेक्ट करती हैं O पे इनसाइड सर्किल, ठीक है।
अब कहा गया ए बी बराबर 10, ए बी की लंबाई 10 दी गई है, सी ओ बराबर 1.5, सी ओ बराबर 1.5 है, डी ओ बराबर 12.5, डी ओ बराबर 12.5 और आपको दिया गया ए बी बराबर 10, ए बी बराबर 10 यानी कि अगर ये x है ये वाला पार्ट तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। अब आपसे कहा गया कि AO और BO का अनुपात निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है AB और CD अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं वो O पे इंटरसेक्ट करती हैं तो AO इंटू OB बराबर होता है CO इंटू OD, CO इंटू OD। पुट कर दीजिए वैल्यू, यानी AO x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया CO कितना है 1.5 इंटू OD कितना है 12.5। अच्छा अब देखिएगा आप, अच्छा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा यानी हम यहाँ से 1.5 गुणे 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2.5, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि आपका हो गया ये हो गया 1.5 गुणे 5 यानी कि 7.5 और गुणे 2.5 यानी ये हो जाएगा 2.5 गुणे 7.5 यानी आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 माइनस 2.5 यानी आपका x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 माइनस 2.5 हो गया। यानी यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल टू 2.5, x इज इक्वल टू 2.5। यानी आपसे पूछा गया कि AO और BO में से जो लार्जर और स्मॉलर का अनुपात है यानी AO और BO का अनुपात क्या होगा, यानी x अनुपात 10 माइनस एक्स निकालना है तो x की वैल्यू हो गई 2.5, 10 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 7.5 यानी इसका अनुपात कितना हो गया 1:3। लेकिन आपसे कहा गया लार्जर और स्मॉलर का निकालना है यानी आप निकालेंगे BO अनुपात AO, तो BO अनुपात AO कितना हो जाएगा 3:1। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD, बस इतना सा याद रखना था। कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड आद्रिका इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। कहा गया जो आराधना को मैं n लिख रहा हूँ, आराधना को n और आराद्रिका को मैं k लिख ले रहा हूँ। इनकी प्रेजेंट एज का अनुपात है 3:4 यानी ये अगर 3x की है तो ये 4x की है। क्योंकि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 5 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी 3x माइनस 5 और इसकी आयु कितनी होगी 4x माइनस 5 और ये अनुपात आपको कितना दिया गया था 2:3। तो आपसे कहा गया आराधना की प्रेजेंट एज क्या होगी, आराधना यानी कि n की एज निकालनी यानी आपसे 3x पूछा गया। देखिए आपको पता है ये 2:3 के अनुपात में थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, अरे 3x माइनस 5 5 साल पहले इसकी आयु थी आराधना की और आराद्रिका की कितनी थी, सॉरी आद्रिका की कितनी थी 4x माइनस 5। इसी का अनुपात 2:3 दिया गया, 3 से इधर गुणा यानी 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 8x माइनस 10 यानी आपका 9x माइनस 8x यानी x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो आपसे क्या कहा गया, आराधना की वर्तमान आयु यानी कि 3x आपसे निकालने को कहा गया था यानी 15 वर्ष आ गए। समझ आ गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कहा गया 18.43 गुणे 18.43 माइनस 6.57 गुणे 6.57 बटे 11.86। ये पूरे के बट्टे हैं, ध्यान से देखिएगा ये पूरे के बट्टे हैं, ठीक है। अब इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी आपका हो जाएगा 18.43 माइनस 6.57 यानी 11.86 और प्लस 18.43 और 6.57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, सॉरी प्लस नहीं यहाँ इंटू होगा, इंटू 25 बटे 11.86 कट क्या रहा है आपका आंसर कितना आ गया 25। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ए जो है वो 2 आर्टिकल्स खरीदता है 200 और 300 रुपये का और उनको 5% और 10% के लाभ पे बेचता है तो उसका ओवरऑल गेन परसेंटेज क्या होगा। आपका हूबहू ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। कहा गया 200 रुपये की पहली वस्तु 300 की दूसरी वस्तु, पहली वस्तु पे 5% यानी 10 रुपये इस पर कमाता है और इस पर 10% यानी 30 रुपये इधर कमाता है यानी ओवरऑल वो कितना कमाता है 10, 30, 40। कुल उसकी पूंजी कितनी लगी 200 प्लस 300 500 यानी 500 पे अगर वो 40 कमाता है तो कितना परसेंट हुआ। आप कहेंगे 500 का 40 बटे 500 गुणे 100, 100 से 500 कट गया 5 हो गया, 5 से 40 में भाग करेंगे 8%। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया 10 डिजिट नंबर 2y6000000z8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24। आपको संख्या दी गई है 2y6 1 2 3 4 जीरो अलग अलग लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 0 फिर z फिर 8, ये 24 से डिविजिबल है।
ये किससे डिविजिबल है? 24। अब अगर ये संख्या 24 से डिविजिबल है यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी डिविजिबल होगी। कोई संख्या अगर 24 से डिविजिबल है तो दो संख्याओं से डिविजिबल होगी, 3 से भी और 8 से भी। मतलब वैसे 6 से भी हो सकती है, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का अलग अलग है, इस वजह से मैं 3 और 8 के फैक्टर में तोड़ रहा हूँ। अब आपको पता है कि कोई संख्या 8 से अगर डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 डिजिट ऐसे होने चाहिए जो 8 से कट रहे हों। तो आपको पता है कि अगर 0z8 से बनने वाली संख्या हमारी 8 से कट रही है, यानी z की जगह पे अगर हम 1 रखें कटेगा? नहीं कटेगा। z की जगह पे 2 रखें तो 28 बनेगा, 8 से कटेगा? नहीं। z बराबर 3 रखें 38 कटेगा? नहीं। z बराबर अगर हम 4 रख रहे हैं तो हमारा 48 बन रहा है, जो कि 8 से कट जा रहा है, यानी z की वैल्यू तो 4 हो गई। अब हमारी संख्या क्या बन के आ गई? आप कहेंगे हमारी संख्या बन के आ गई 2y6 0 0 0 0 0 4 8, ये संख्या बनी। अब ये संख्या किससे और कटनी चाहिए? ये संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए। 3 से कटने का नियम क्या है? संख्या के सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटने चाहिए, यानी कि 8 4 12 6 18 2 20। y की क्या ऐसी वैल्यू हो जो ये 20 प्लस y जो है वो 3 से कटने लग जाए? तो आप कहेंगे y बराबर क्या रख सकते हैं? 1 रख देंगे, y बराबर 4 रख सकते हैं, y बराबर 7 रख सकते हैं। तो ये 3 वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा? हमारी संख्या 3 से कटने लग जाएगी। तो कहा गया आपसे, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, आपके पास आ गया y की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 4 और 7, और z की आपको ऑलरेडी 4 मिल चुकी है, लेकिन आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी गई y प्लस जेड की। तो z की तो फिक्स वैल्यू है 4। अब y की अगर y प्लस जेड की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें y की वैल्यू लीस्ट रखनी पड़ेगी, यानी सबसे कम। y की सबसे कम वैल्यू क्या है? 1। तो y बराबर 1 रख देंगे, z बराबर 4, तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा? सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अगर y बराबर 4 लेते, z बराबर 4, तो इसकी वैल्यू होती 8। y बराबर अगर 7 लेते और z बराबर 4, तो इसकी वैल्यू हो जाती 11। लेकिन सबसे छोटी लेनी थी, इस वजह से हमने y बराबर 1 लिया और हमारा y प्लस जेड निकल के आ गया 5। ये प्रश्न आपके CHSL एग्जाम में पूछा भी गया है। कहा गया 1088 संख्याओं का जो एवरेज है वो 0 है। अच्छा, अगर किन्हीं संख्याओं का मतलब मान लो 1088 रियल नंबर्स का एवरेज जो है, एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम बटे संख्याओं की संख्या, यानी 1088। अगर एवरेज 0 है, 1088 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी सम सभी संख्याओं का 0 हो जाएगा। अब अगर सभी 1088 संख्याओं का सम 0 है तो कहा गया कि कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कि 5 संख्याएं हैं जिनका सम 0 है। अब कहा जाए अधिकतम कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं, तो आप कहेंगे अगर पाँचों निगेटिव हो जाएंगी तो उनका सम कितना हो जाएगा? निगेटिव में कोई वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर हमें 0 करवाना है तो हम कह सकते हैं 4 संख्याएं मान लेते हैं निगेटिव हैं, यानी -1 -1 -1 -1 -1 बराबर लें या अलग लें, ऐसे देखिए -1 -2 -3 -4, ये 4 संख्याएं हो गई। और पाँचवीं संख्या को अगर मैं 10 मान लूँ तो इन सब का योग 10 +-1 +-2 +-3 +-4, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10 माइनस का 10 प्लस का ये कट के 0 दे देगा। यानी अगर n संख्याओं का, आप ध्यान से देखिएगा, अगर n संख्याओं का सम जो है वो 0 है तो मैक्सिमम कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं? n-1। यानी अगर 1088 संख्याओं का योग 0 के बराबर है तो मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 के बराबर हो सकती हैं? 1088 - 1 यानी 1087। ठीक है। कहा गया द 2 डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर क्या होगा? आपको ध्यान रखना है कि रोम्बस के लिए व्हाट द रिलेशन बिटवीन देयर डायगोनल्स एंड साइड, तो आप कहेंगे उनके डायगोनल और साइड के बीच का रिलेशन होता है d1² + d2² = 4 टाइम्स ऑफ a²। यहाँ पे d1 और d2 क्या है? डायगोनल्स हैं किसके? रोम्बस के। अब आपको पता है कि डायगोनल्स दिए गए 14 और 48, यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया प्लस 48 का स्क्वायर हो गया = 4a², या हम कहें 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये बचेगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यानी 7 24, 7 और 24 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी a की वैल्यू हो गई 25। अब अगर a बराबर 25 हो गया तो आपसे कहा गया था पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, परिमाप पूछा गया था, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ 25 यानी 100 हो गया। परिमाप कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वाज 5/4 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years, द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज। कहा गया कि कोई धन अगर साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाता है तो 5 साल में जितना हो जाता है वही धन अगर हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो उस पर जितना धन बन के आता है उसका 5/4 गुना। यानी कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 8% ब्याज की दर से, तो 5 साल में 100 + 5 R हो जाएगा और 3 साल में 100 + 3 R हो जाएगा।
और इसका 100 + 5r कितना गुना है, 5/4 गुना। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यानी आपका हो गया 400 + 20r इज इक्वल टू 500 + 15r, यानी कि 5r इज इक्वल टू कितना हो गया, 5r इज इक्वल टू 100, यानी r इज इक्वल टू कितना आ गया, 20%। r इज इक्वल टू 20%। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब इज इतना। तो कहा गया व्हाट इज द नंबर, कहा गया एक संख्या के वर्ग और इसके व्युत्क्रम के क्यूब यानी कि 1/a के क्यूब, इसका अनुपात दिया गया 243/16,807। तो आपसे पूछा गया a की वैल्यू। अब a² 1/a क्यूब यानी a⁵ इज इक्वल टू 3 से काट दीजिए तो ये हो गया 81/3 से काटेंगे 56, 3 से नहीं कट रहा है, अच्छा 7 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 243, यानी a⁵ इज इक्वल टू आ गया आपका 243/16,807, 16,807। अब आप देख पा रहे होंगे 16,807 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7 के पावर 5 है, और 243 3 के पावर 5 है, यानी a के पावर 5 बराबर 3/7 के पावर 5, यानी a बराबर हो गया 3/7। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला 7 के पावर 5, ये याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं याद रखना है। आपको दिख रहा है कि 3 एक बार बीच में मतलब हर में दिया गया और 3 के पावर 5 आपको पता है 243, यानी ये नहीं हो सकता। अब ये नीचे वाला 7 के सब में 7 हर में है, यानी ये 7 के पावर 5 होगा, और ऊपर आपको पता ही है। कहा गया ये डीलर हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, he sells a part of 8% profit and rest of it at 18% profit. The overall profit he earns is 14%. What is the quantity which he sold at 18% profit? कुछ पार्ट कहा गया 8% पे बेचता है, कुछ पार्ट 18% पे। जो मिक्सचर है आपका वो ओवरऑल प्रॉफिट 14% का होता है। तो आपसे कहा गया कि कितना किलोग्राम वो 18% लाभ पे बेचता है। आपको पता है 8 और 14 अंतर लेंगे 6 आ जाएगा, 18 और 14 अंतर लेंगे 4 हो जाएगा, अनुपात यही हो जाएगा, यानी 8% पे जितना बेचा गया और 18% पे जितना बेचा गया। आपको बस मिक्सचर मेथड लगानी है, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 8% और 18% पे बेचे गए धन का मतलब शुगर का अनुपात 2:3 है। तो आपसे कहा गया 18% वाला निकालना है, यानी आपको दिया गया कि आपको पता है कि 2:3 के अनुपात में 8% 18% वाला है, यानी 18% वाला 3 आउट ऑफ 2 3 5, यानी 3/5 हिस्सा किसका, 1000 का, यानी कितना 5 दूना 10 यानी 600। समझ आ गया। अच्छा, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो CGL 19 का मैंने और CPO का CGL 18 का सबका टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया। आप जाके चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इसमें तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करना था। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 प्लस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan स्क्वायर 30 1/3, यानी आपका हो गया 4 4 8 प्लस 1/2 धन 1/3 यानी 5/6। तो 8 6 48 5 53/6 आपका आंसर हो गया, 53/6 आंसर हो गया। समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप ऑप्शन से करिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत दिया है, यहाँ पे डेटा आप चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन से पुट करिएगा। अब जैसे थीटा बराबर 90 पुट करिए तो यहाँ पे √3 इंटू cosec 90 की वैल्यू 1 प्लस sin 90 1, यानी √3 + 1 ये 1 के बराबर होगा नहीं, यानी 90 नहीं हो सकता। 30 डिग्री अगर हम पुट करेंगे तो √3 इंटू cosec 30 की वैल्यू 2 और प्लस 1/2 ये 1 के बराबर होगा नहीं। अगर हम 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 प्लस 1/2 ये 1 के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा, यानी 45 भी नहीं हो सकता। आप 60 पुट कर दीजिए तो √3 इंटू cosec 60 की वैल्यू 2/√3 और प्लस √3/2 ये 1 के बराबर होगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी 60 भी खत्म, यानी आपका ई ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अगर 1 है तो इसमें से नन ऑफ दिस। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन गलत है कि कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये देखिएगा, कहा गया एन आर्टिकल हैविंग मार्क्ड प्राइस 900 वाज सोल्ड फॉर दिस वन आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। फर्स्ट डिस्काउंट वाज 20%, व्हाट वाज द परसेंटेज रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, मैं बस कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो बता रहा हूँ। तो बेसिक देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे बस आपके जो समय बचा हुआ है उसको यूटिलाइज कैसे करें, कम समय में ज़्यादा कुछ कैसे रिवाइज करें, इसीलिए मैं ये सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है,
देखिएगा 900 रुपये की वस्तु थी, 648 रुपये में बेची गई, ठीक है। पहला डिस्काउंट 20% का, 900 की वस्तु 20% डिस्काउंट यानी कि इसके 4/5 पे बेची गई, यानी पहला डिस्काउंट मिला तो उसके बाद ये हमारी वस्तु कितनी हो गई 720 की। अब इस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, हमारी वस्तु 648 की हो जाती है। अगर 720 पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं और हमारी वस्तु 648 की हो गई तो डिस्काउंट कितना है, 720 माइनस 648 यानी 72 रुपये का। डिस्काउंट कितने का हो गया 72 रुपये का। कितने रुपए का 72 रुपये का। 720 पे 72 रुपये का डिस्काउंट यानी कितने परसेंट 10%। तो ये है ओरिजिनल आपका एक्चुअल एग्जाम पेपर लेवल। और इससे अगर परे कोई कुछ आपको पढ़ा रहा है तो वो चूतिया बना रहा है, आपका काट रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये आपको खुद करना है। एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी कोई ज़रूरी नहीं है ऑप्शन मैच करे, आप सॉल्व करिएगा। 10 की पावर -3 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। कहा गया, आपको मैं थोड़ा सा रूल बता दे रहा हूँ कि बोर्ड मास का रूल कैसे लगता है। पहले आप ब्रेकेट सॉल्व करते हैं, कौन सा ब्रेकेट, पहले स्मॉल ब्रेकेट, पहले अगर लाइन ब्रेकेट है तो लाइन, फिर स्मॉल, फिर कर्ली ब्रेकेट, फिर बिग ब्रेकेट, और फिर उसके बाद ऑफ जहाँ जहाँ रहेगा वो सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन एट लास्ट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कहाँ पे ऑफ है, आपको पता है सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करेंगे तो 7/3 में अगर हम 7/5 से भाग करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 5/3। अरे 7/3 गुणे 5/7 कर देंगे, यानी ये आपका मिल जाएगा 7 कट जाएगा, यानी आपका 5/3 बचेगा। अब 5/3 में ऑफ 5/4 लिखा है, यानी कि 25/12, यानी इतना कट के हो जाएगा आपका 25/12, और इसमें से 17/12 घटेगा, यानी बचेगा 8/12 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 7/3 है, तो यानी डिवाइडेड बाई 7/3 को गुणे में करके 3/7 लिख दीजिए, प्लस 2/7 धन 1/6। अब आप देखिए 3 से 1 कट गया, 3 हो गया, यानी 8/12, यानी ये 2/3 लिखा हुआ है, प्लस 1/21 लिखा हुआ है, प्लस 2/7 लिखा हुआ है, प्लस 1/6 लिखा हुआ है। हर का एलसीएम ले लीजिए तो ये 42 हो जाएगा। यहाँ पे 14 से गुणा यानी 28, यहाँ पे 2 से गुणा ये 2, यहाँ पे 6 से गुणा यानी ये 12, यहाँ पे 7 से गुणा यानी ये 7। 7 12 19 2 31 और 28 59/42 आपका आंसर आ गया। 8 2 10 2 12 7 19 और 2 1 3 1 4, सॉरी ये 49/42 आया, 49/42 आया। 49/42 में 7 से काट देंगे, 7 6 42, 7 7 49, यानी आपका आंसर हो गया 7/6। समझ आ गया। ये प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है नहीं वैसे कुछ, लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर 3x + 1 का होल क्यूब प्लस x - 3 का होल क्यूब प्लस 4 - 2x का होल क्यूब प्लस 6 × 3x + 1 × x - 3 × x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 6 वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो इतने की वैल्यू हो जाएगी -6 टाइम्स ऑफ 3x + 1 x - 3 x - 2, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, यहाँ से -2 उठाते हैं और -2 का गुणा किधर कर देते हैं, इधर, यानी यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3x + 1, यहाँ पे बचेगा x - 3, और यहाँ पे -2 का गुणा होगा तो -2 × -2 यानी 4, और -2 × x यानी -2x। अब आप ध्यान से देखिए, a³ + b³ + c³ = 3abc। अगर a³ + b³ + c³ = 3abc हो तो आपको पता है क्या होता है, a + b + c = 0। abc की वैल्यू रख दीजिए, यानी ये हो गया 3x + 1 प्लस x - 3 प्लस 4 - 2x = 0, यानी आप सॉल्व करिए तो 3x और x, 4x में से 2x घटेगा 2x, और 4 1 5 में से 3 घटेगा +2 = 0, यानी 2x = -2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई -1। x की वैल्यू कितनी हो गई -1। अच्छा, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, आपको पता है 3x x और -2x यानी 3x, ये 2x बचा, 4 1 5 में से 3 घटेगा +2 = 0, यानी x = -1। समझ आ गया। यानी आपको बस पता होना चाहिए कि a³ + b³ + c³ = 3abc हो तो a + b + c = 0। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द प्लेटफॉर्म ऑफ ये स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ द ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स। यानी एक ब्रिज है जहाँ पे ख़त्म होता है, यहीं से एक पुल शुरू होता है, प्लेटफॉर्म शुरू होता है। ये 1200 मीटर का है, ये 400 मीटर का है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 1200 मीटर का है, ये 400 मीटर का है, ठीक है। अब आपसे कहा गया हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ दिस वन
टेक टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड द फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी कि इस डिस्टेंस को, इतनी डिस्टेंस को एक 200 मीटर लंबी ट्रेन कितनी देर में तय करेगी। आपको पता है ये प्लेटफॉर्म, ये पुल की लंबाई, ये ब्रिज की लंबाई, ये आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई। आपको पता होगा कि कुल दूरी उसे कितनी ट्रेवल करनी है, 1200, 400, 1600, यानी 1600 मीटर का अगर हम एक ही पार्ट माने, हम मान लेते हैं ये कोई एक सुरंग है जिसमें आपका ब्रिज भी आता है, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म भी आता है, यानी 1600 मीटर की लंबाई 200 मीटर वाली लंबाई वाली ट्रेन को तय करना है। तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस d बराबर हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टोटल लेंथ इट हैज़ टू कवर, यानी 200 प्लस 600 यानी 1800 मीटर उसे कवर करना है। ठीक है, स्पीड कितनी दी गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए तो 72 गुणे 5/18 यानी आपका हो गया 5 चौको 20 मीटर पर सेकंड। उसे चलना है 1800 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, यानी टाइम कितना लगेगा 1800/20 यानी 90 सेकंड का, और 90 सेकंड को हम 1.5 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ABC इज सिमिलर टू DEF एंड देयर पेरीमीटर्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB इफ D इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपको पता है दोनों ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल ABC की बात करें, ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो आपको पता है उनके पेरीमीटर्स का अनुपात, यानी ABC का पेरीमीटर बटे DEF का पेरीमीटर, यानी आप कह सकते हैं 60/48। ये अनुपात जो होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा AB/DE। अब आप कह सकते हैं यहाँ से 8 किससे कट रहा है, ये कट रहा है 12 से, तो 12 पंचे 60, 12 चौको 48, यानी 5/4 बराबर AB/DE, यानी आप कह सकते हैं 5/4 बराबर हो गया AB/9, यानी यहाँ से हमारा AB बराबर हो गया 9 गुणे 5/4 यानी कि 45/4, यानी कि 45/4 बोले तो 45/4 बोले तो ये आपका हो गया 11.25, 11.25, यहाँ पे 11.25 एक ऑप्शन कर लीजिएगा। यानी आपको दिया गया था ABC और DEF के पेरीमीटर जो है वो किस अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है, यानी आप कह सकते हैं AB/DE बराबर 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब AB/DE अगर 5/4 है तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 × 5/4 यानी कि 45/4, यानी आपका हो जाएगा 11.25। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बाकी आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखना था वो ये था कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो पेरीमीटर्स का अनुपात होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, और दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेट। कहा गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए। आपको पता होगा कि अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, ठीक है, x3 y3, तो इसके जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ये कोऑर्डिनेट होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है यानी सेंट्रॉइड का निर्देशांक होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो 2, 5, 7, 3, 10, 10/3 1 का कोऑर्डिनेट हो गया, और 1, 2, 3, 4, 7/3 1 का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये आपका 10/3 7/3 बहुत ईजी से क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बहुत इजी है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सेट आपको कल या परसों फिर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट CPO CGL ख़त्म करिए, और आप जाके जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा SSC CGL 2019 टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। आपको CHSL के लिए मैंने ऑलरेडी 34 सेट्स एक्सपेक्टेड करवा दिए हैं, वो जाके आप कर लीजिएगा। ये तो 10 सेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपके एग्जाम तक, जो एग्जाम के लेवल के होंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स।